वेलकम फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस जीएस पॉलिटी प्रीलिम्स 2020 आंसर की पीवाईक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया है ना। ऑलरेडी हमने 23, 22, 21 के पेपर्स ऑलरेडी देखे हैं। नाउ लेट अस सी 2020 के। और इतना तो क्लियर हुआ है कि पीवाईक्यू सीरीज बहुत रिलेवेंट होता है, ये बहुत काम आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आधार के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है आपको पूछा है। पहला, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, सरकार चाहती थी 5 साल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 महीने। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से जाओ। 3 जहां पे वो ऑटोमेटिकली चला गया, ये भी चला गया, मतलब मेरा आंसर बचा सिर्फ ए और बी में। अब दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा। ये तो लॉजिकली पढ़ के भी सही लगता है कि स्टेट किसी के प्राइवेट के साथ एंटर नहीं कर सकता, तो सेकंड तो सही है। अगर सेकंड सही है तो ऑप्शन ही क्या है आपके पास? ओनली बी। ये फायदा है आपको प्रैक्टिस का। अगर प्रीलिम्स क्रैक करना है तो प्लीज प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस की आपका स्कोर बढ़ेगा, ना कि अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। जब आप क्वेश्चन देखते हैं साइमल्टेनियसली ऑप्शंस देखो, 2 सही है तो ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है, बी। स्टिल अगर आप चाहते हैं हम 3 और 4 भी देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है आधार इज मैंडेटरी। मैंने क्या हमेशा कहा है, ठीक तरह से पढ़ो। क्या आधार मैंडेटरी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए? अरे भाई, अभी तो मोबाइल नंबर लेने के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। तो बचा क्या? एक चौथा, कि आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम कंसर्न फंड ऑफ इंडिया। नाउ यू मे से कि सर यहाँ पे भी मैंडेटरी है। हाँ भाई, मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट कहां से मिल रहा है आपको? सरकार से, कंसर्न फंड ऑफ इंडिया से। तो वहां मैंडेटरी होना चाहिए क्या है? डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज आधार का बेनिफिट ही क्या है? लीकेजेस रुकते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, करप्शन कम होता है, तो आधार की ये बेनिफिट है, इसलिए तो आधार का एक फायदा इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आंसर क्या आएगा? बी, 2 एंड 4। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, कि राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर्स कहां कहां पे है। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक चुनना है। पहला है द मैटर रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। चलो, अगर नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो प्रोविजन कहां पे? आर्टिकल 312। ये सेपरेटली भी ऑलरेडी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। कैसे क्रिएट होता है? इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, द बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा। मतलब स्पेशल पावर किसे है? राज्यसभा। डज दैट मीन राज्यसभा क्रिएट करता है? नो, राज्यसभा में बिल इनिशिएट होता है, उसके बाद लोकसभा, दैट इज पार्लियामेंट बाय लॉ, कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस। मतलब यहां पे एज किसको है? राज्यसभा। सो इक्वल पावर है क्या? नहीं, ज्यादा है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आता है? लोकसभा में। सो ऑटोमेटिकली सी भी चला गया। कट मोशन हो, मनी बिल हो, ज्यादा पावर किससे है? लोकसभा। सो ये भी चला गया। तो बचा क्या? बी। बी है अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 368। एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में पास होना पड़ता है इंडिपेंडेंटली। मतलब यहां पे दोनों हाउस क्या एंजॉय कर रहा है? इक्वल पावर एंजॉय कर रहा है। सो आंसर क्या आएगा? बी। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने लक्ष्मीकांत ठीक तरह से किया है तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंडर उन्हें जो फंड्स मिलते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि एमपी लैंड फंड जो होता है, इट शुड बी यूज फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। आप पढ़ोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, यस, पहला स्टेटमेंट सही है। बट आप कहोगे कि सर मेथड ऑफ एलिमिनेशन में गए तो सिर्फ बी चला जाता है, क्योंकि बाकी हर जगह पे ए है। ठीक है ना भाई, बट एक तो चला गया। अब दूसरा है अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। क्या ये सही लगता है? यस, वीकर सेक्शन का वेलफेयर करना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस है कई जगह पे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकेंड सही है तो डोंट थिंक यहां पे भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब जाते हैं तीसरे के ऊपर,
कि एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस, सही है, यस। एंड जो अनयूज फंड्स होते हैं दोस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब सपोज आपके पास 100 रुपए है, उसमें से 80 खर्च हुआ, तो 20 रुपए वापस सरकारी तिजोरी में जाता है। ऐसा होता है कि एमपी लेड के साथ? नहीं होता है। तो 3 नंबर का स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अगर 3 गलत है तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। अब चौथा है, अ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को वर्क इंस्पेक्ट करना चाहिए, ये सही है क्या? यस। मतलब 3 छोड़ा तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, 1, 2 एंड 4। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इन कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अनटचेबिलिटी की चर्चा कौन से कैटेगरी में की है? नाउ लिसन केयरफुली। फंडामेंटल राइट्स कहां डिस्कस किए गए? फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। कितने इसमें डिवाइड हुआ है? 6 कैटेगरी में। 6 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक, राइट टू इक्वालिटी, ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड माइनॉरिटीज राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह। सो 6 इसमें डिवाइड हुआ है। तो अब देखते हैं उसमें से कौन सा इसमें है। अनटचेबिलिटी कहां डिस्कस किया है? अनटचेबिलिटी डिस्कस किया है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17। अब एक एक करके देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 एंड 24। 23 रिगार्डिंग सेल एंड परचेस ऑफ मेन एंड वीमेन इस बार, एंड 24 चाइल्ड लेबर। तो ये आंसर रहेगा क्या? नहीं। राइट टू फ्रीडम जैसे मैंने कहा कि 19 टू 22 है, बट अनटचेबिलिटी कहां डिस्कस किया है? आर्टिकल 17। तो ये भी आंसर आएगा क्या? नहीं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहा है? आर्टिकल 32। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो आप लोग डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोई भी। तो ये अनटचेबिलिटी एक हो सकता है, लेकिन ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। तो बचा क्या? राइट टू इक्वालिटी। क्यों? बिकॉज राइट टू इक्वालिटी इज डिस्कस अंडर 14 टू 18, और जैसे मैंने कहा अनटचेबिलिटी कहां डिस्कस किया गया? 17। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट, इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहां है, वो कहां पे है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव मतलब दोनों अलग है, ये कहां पे? प्रियम्बल में लिखा है क्या? यस आंसर, नो, ये तो कोई भी देगा। 7 शेड्यूल नहीं, 7 शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है। कितने लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट बात कर रहा है। और यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये आंसर आएगा क्या? नहीं। क्या ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस है? नहीं भाई। तो कहां पे ये एग्जैक्टली? ये लिखा गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 सेज सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सो आर्टिकल 50 कहां पे आता है? आर्टिकल 50 आता है पार्ट 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आंसर क्या आएगा? बी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डिस्कस किए गए पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के अंदर। ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मानता हूं मैं, इसका आंसर मोस्टली नहीं आएगा आपको, बट थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो सोच सकते हैं। कैसे? वो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। यहां कहा गया है कि अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर पार्लियामेंट। मतलब बजट के साथ साथ पार्लियामेंट के सामने फाइनेंस मिनिस्टर अलग डॉक्यूमेंट भी रखते हैं। कौन से? द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। एंड ये कहा गया है कि इट इज मैंडेटेड बाय। अब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मैंडेटेड मतलब कंपलसरी है। अब देखते हैं ये लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, अगर कन्वेंशन है तो मैंडेटरी मैच नहीं हो रहा है। दूसरा आर्टिकल 112 और 110। 112 बजट के बारे में बात करता है, बट 112 में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है। इस सिर्फ इतना लिखा है कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बजट पार्लियामेंट के सामने रखना वो किसका कर्तव्य होता है? प्रेसिडेंट का। उनके बिहाफ पे कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो तो चला गया। 110 तो मनी बिल है, ये भी चला गया। 113 भी उसी से लिंक है बजट। तो बचा क्या सर? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003।
सो आंसर इज डी। आई होप क्लियर हुआ है, आंसर इज डी। मतलब थोड़ा लॉजिक, ज्यादा प्रेशराइज मत हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्रोच करो, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मानता हूं इतना सिंपल नहीं था जितने पहले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। नाउ ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आ रहा है, बट 3-4 बार रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है? क्या ये गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होता है? नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। पॉपुलर होगा क्या? नहीं भाई। मल्टी पार्टी? नॉट नेसेसरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन हमने काफी बार देखा इससे पहले भी, क्या होता है? इट्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। आई होप क्लियर हुआ है, ये इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है अदर देन फंडामेंटल राइट, कहां पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल दिखते हैं हमें? फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हम मानते हैं कि सारे फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स है, बट सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो कहां और जगह पे आपको ये दिखते हैं? प्रियम्बल में? यस। डीपीएसपी? यस। फंडामेंटल ड्यूटीज? यस। आंसर क्या आएगा? डी 1, 2, 3। अगेन इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बुक ओनली। नेक्स्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। ये करंट अफेयर से ब्लेंडिंग किया गया था कि इंडिया में जो लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट, और आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट है फॉर दोज पीपल जिनका एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है। ये सही है स्टेटमेंट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों स्टेटमेंट चले जाते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सो प्लीज मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज किया करो ना। दूसरा है ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। यस, ये भी सही है। तो अगर एक और दो सही है, एक और दो सही है, तो एक और 4 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 1 और 2। ना यू मे से कि सर फिर भी देखते हैं तीसरा और चौथा, चलो देखते हैं। तीसरा है मेंबर ऑफ ओबीसी विद एनुअल इनकम। नहीं, ये किसके लिए है? एससी और एसटी के लिए है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो तीसरा चला गया। ऑल सीनियर सिटीजन के लिए है क्या? नहीं, जो अर्थक्वेक वगैरह सुनामी उससे अफेक्टेड होते हैं उनके लिए है। सो इससे भी आंसर आपको आ सकता है। मतलब करंट अफेयर थोड़ा अपडेट होना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अगेन ट्रेडिशनल क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या? एक, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। ऐसा नेसेसरी है क्या? नहीं, हम तो कभी देखते नहीं है। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं क्या रिप्रेजेंटेशन? नॉट नेसेसरी। सेकेंड, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय। यस, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, गवर्नमेंट पार्लियामेंट को ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे। सिंपल, इसमें सी भी देखते हैं। सी क्या है? द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। क्या लोग, हम रिमूव कर सकते हैं सरकार को? नहीं। तो अगर देखना है तो वो भी पढ़ो। चौथा, गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव बिफोर द फिक्स टर्म। ऐसा कुछ है क्या इंडिया में? नहीं। तो लॉजिकली 3 और 4 चले जाते हैं, सिर्फ 2 बचते हैं। लेकिन ए भी आप पढ़ोगे तो ए भी आप इमीडिएटली कहोगे कि ए भी गलत है। सो आंसर इज बी। अगेन सिंपल क्वेश्चन। Now, which part of the Constitution declares the ideal of welfare state की बात कौन करता है? एक डीपीएसपी, दूसरा फंडामेंटल राइट, तीसरा प्रियम्बल और चौथा 7th शेड्यूल। फंडामेंटल राइट तो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है। किसके लिए होते हैं? फॉर डेवलपमेंट, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल वी रिक्वायर फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल वो तो नहीं आएगा। 7th शेड्यूल इट टॉक अबाउट लीस्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो बचा क्या? सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डोंट यू थिंक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही आर्टिकल 38 है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है? दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम बुक या फिर क्लास नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको देखना है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स वगैरह। मैंने हमेशा कहा है ठीक तरह से वर्ड देखो। कौन डिफाइन कर रहा है? आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे भाई, बेसिक स्ट्रक्चर ही स्टार्ट हुआ केशवानंद भारती केस 1973 से। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं किया है। इवन केशवानंद ने भी डिफाइन नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला गलत है। अब दूसरा देखते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, मतलब क्या? कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर गलत है तो उसका रिव्यू जुडिशरी ले सकता है, किस लिए? टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टी। सही है क्या? एब्सोल्युटली सही है। मतलब जुडिशियल रिव्यू है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? है, आर्टिकल 13 में भी आप देखेंगे तो लिखा गया है रिगार्डिंग दिस पार्ट। सो आंसर क्या आएगा? बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में कॉमन एग्रीमेंट क्या था? ह्यूमन शेकी सर, दोनों तो अलग अलग दिखते हैं, दोनों में कैसे कॉमन हो सकता है? था क्या? सी, एक एक करके देखते हैं। क्या गांधी जी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, हिस्ट्री इकोनॉमिक एंगल से पूरा चाहते थे क्या? देखना नहीं। क्या गांधी एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते थे क्या? नहीं। गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे, चेंज ऑफ हार्ट की बात करते थे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एबोलिशन भी गांधी ने नहीं कहा है, क्योंकि गांधी जी को इतना भी पता था कि इंडस्ट्री भी जरूरी है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए। गांधी जी ने कभी क्लास स्ट्रगल की बात की है या क्लास कोऑपरेशन की बात की है? क्लास कोऑपरेशन, तो ये भी नहीं। बट स्टेटलेस सोसाइटी की बात गांधी जी भी करते हैं, यस, और कार्ल मार्क्स भी करता है, यस, कम्युनिज्म। सो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, क्या? फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक, तो ठीक तरह से पढ़ना होगा कि किससे ब्यूरोक्रेसी रिफ्लेक्ट होती है। पहला, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा एजेंसी है जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्कोप वाइडन होता है। पढ़ के ही अच्छा नहीं लगता, बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिशियन का रोल ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो चला गया। दूसरा, इट इज फॉर द स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, बट स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब अगेन पॉलिटिशियन का रोल ज्यादा रहेगा इसमें। एजेंसी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सपोर्ट विड्रॉ किए कोalition गवर्नमेंट में तो स्टेबिलिटी रहेगी कैसे? तो बचता क्या है? सिर्फ डी, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ब्यूरोक्रेसी का मेन गोल होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लिसन केयरफुली, डिसीजन मिनिस्टर लेता है, असिस्ट कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इंप्लीमेंट कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट करते हैं। सो आंसर आएगा डी। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट नो लीगल इफेक्ट, नहीं भाई ये गलत है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई। जो पहला स्टेटमेंट था केशवानंद में कोर्ट ने बदल दिया, और इवन एलआईसी केस में भी कहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी चला गया। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं भाई। देन बच्चा सिर्फ डी कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, दैट इज ट्रू। आंसर इज डी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू पार्ट 4, मतलब अगेन डीपीएसपी के ऊपर सोचो, 3-4 क्वेश्चन इसी पेपर में दिख रहे हैं हमें कि डीपीएसपी के बारे में नीचे स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? पहला, डीपीएसपी शैल बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स। ना यू में से इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट मतलब क्या होता है? मतलब अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हुए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये सही है क्या? नहीं। एफआर इज इन्फोर्सिबल, डीपीएसपी आर नॉन इन्फोर्सिबल, मतलब डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आप कहीं नहीं जा सकते, कोर्ट जा नहीं सकते। तो पहला आंसर तो चला गया, तो ऑटोमेटिकली ए एंड सी चला गया। अब आंसर बचा सिर्फ बी और डी में। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, डोंट यू थिंक? अगर एक गलत है तो दूसरा सही है, लॉजिक दिख रहा है ना आपको? रीड, प्रॉपर रीड करोगे तो समझ में आएगा। तीसरा है, द प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन इन दिस पार्ट आर नो टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग लॉज बाय स्टेट, यस। स्टेट के लिए गाइडलाइंस है, तो ये भी सही है क्या? यस। सो 3 भी सही है, तो आंसर क्या आएगा? डी, 2 एंड 3। डीपीएसपी आर नॉन इन्फोर्सिबल बट स्टेट को एक गाइडलाइंस देते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए या लॉज बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर वोट कैन बी अ मिनिस्टर। बाप रे, मतलब जो वोट कर सकता है वो मिनिस्टर बन सकता है फॉर 6 month इवन इफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या सही लगता है क्या? नहीं। क्यों, बताता हूं। क्योंकि वोटिंग के लिए एज है 18, और मिनिस्टर बनने के लिए विधानसभा में लगता है आपको 25 और विधान परिषद में लगता है 30। बस यही बेसिक में ही चला गया। सो कोई वोट करता है वो मिनिस्टर बन सकता है क्या? नहीं भाई, नॉट नेसेसरी, क्योंकि वोटिंग का राइट आपको 18 के बाद मिलता है, वेरएज मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम एज क्या है? 25 या 30।
क्लियर? सो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, लिसन केयरफुली। दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ऐसा पर्सन जिसे कन्विक्ट किया गया फॉर एनी ऑफेंस, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, देन ही इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग, मतलब जिसे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है वो फिर से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है भाई। क्या लिखा है? एक्ट जो 51 का है उसमें क्लियरली लिखा है जो भी कन्विक्ट होता है फॉर अ पनिशमेंट ऑफ 2 years और मोर, देन ही कैनॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर नेक्स्ट 6 year, मतलब वो पीरियड उसके बाद 6 साल। परमानेंटली डिस्क्वालीफाई है क्या? नहीं। दैट मीन्स 2 नंबर भी क्या हो गया, गलत। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एज सच प्लेस एंड एज सच एरिया वेयर ही थिंक्स फिट। ये सही है? यस यस सही है। जैसे प्रेसिडेंट कर सकता है वैसे ही गवर्नर भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 174, अरुणाचल केस हमने देखा था। नाउ तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? यस। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कैरी। प्लीज रीड केयरफुली। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 3 सेशन होने चाहिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही कहा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत गया। अगर सेकेंड गलत जाता है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से 2 तो चले गए, अब बचता सिर्फ 3। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज टू रिक्वायर टू मीट। यस ये सही है, तो हम लोग करंट अफेयर्स में भी देखते हैं। क्या ऐसा कुछ कंपलसरी है कि आपको 20 दिन मिलना ही है, 25 दिन? नहीं। मतलब नंबर 3 भी सही है। 2 गलत है, 1 एंड 3 सही है। सो आंसर क्या आएगा? सी। आंसर विल बी सी आएगा। आई होप क्लियर हुआ है। नाउ दिस फिनिशेस पीवाईक्यू सीरीज 2020। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।